हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से लाया हूं एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु एवं ऋतुएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जलवायु या ज्योग्राफी में सबसे जो टफेस्ट टॉपिक बोला जाता है आपको जलवायु बोला जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर पाऊं और चीजों को आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं। तो आप बहुत आराम से पूरे वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद अपना रिप्लाई या कमेंट करना न भूलें, जिससे हमें पता चले कि जो हमने हमारी जो कोशिश है, जो हमारा प्रयास है, वो आपको कितना समझ में आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु एवं ऋतुएं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि आखिर मौसम, वेदर या क्लाइमेट दोनों हैं क्या दोनों सेम हैं कि दोनों में अंतर है। तो जो मौसम है, मौसम किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, ठीक, उन्हें मौसम बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अभी अचानक से धूप है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा और अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो क्षण में बदलने वाली जो कंडीशंस हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दशा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं मौसम। तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि मौसम क्या है, एक बहुत लिमिटेड एरिया है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पाई जाने वाली एनवायरमेंटल कंडीशन है। ठीक है, और वहीं मौसम का जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, दीर्घकालिक औसत है, उसे हम क्या बोलते हैं, जलवायु। यानी कि जैसे लगातार एक ही तरह का मौसम अगर कई दिनों तक बना रहे, ठीक है, इनसे वी कैन से दैट 10 साल 20 साल इसी तरीके की अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस यहां पर हो जाए तो उसी ही हम क्या बोलते हैं, जलवायु। तो सिंपल सा है, किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की जो वायुमंडलीय दशा है उसे मौसम कहते हैं, और मौसम के दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है जो मौसम और जलवायु में है। अभी तक नॉर्मली लोग ये समझते रहे दोनों लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है। तो हम बात करते हैं जलवायु और उसके निर्धारक तत्व की। तो किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली जो तापमान, वर्षा, ह्यूमिडिटी आदि की जो मात्रा है तथा वहां पर बहने वाली जो हवा की गति है, उन सब का जो एवरेज है उसको हम बोलते हैं जलवायु। और जलवायु को निर्धारण करने के लिए जो रेनफॉल का टाइम पीरियड है, रेनफॉल का अमाउंट है, जैसे हम देखते हैं कि भारत में ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके की वर्षा होती है। वहां पर कहीं कहीं क्षेत्रों में रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप देखें मेघालय में मासिनराम है, वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। तो गुजरात में या कच्छकारण में वहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है। ठीक, तो ये एक क्या है, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, इवन टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, जैसे केरला में जो मानसून आता है उसके द्वारा वर्षा होती है, वहीं जब तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के थ्रू वर्षा होती है। ठीक, तो ये वर्षा का टाइम पीरियड भी यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, हवा की गति, जो कोस्टल एरिया है वहां पर हवा की गति ज्यादा होती है, जो टेरेस्ट्रियल एरिया है वहां पर हवा की गति कम होती है। तो उनका जो एवरेज है वो भी क्या है, इसको प्रभावित करता है। साथ ही साथ तापमान की स्थिति, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जैसे अमेजन फॉरेस्ट है, वहां तापमान भी बहुत ज्यादा होता है और वहां रेनफॉल भी पर डे होती है। तो तापमान की स्थिति भी क्या कहते हैं, वो जलवायु को निर्धारित करती है। तो इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, वर्षा का समय तथा मात्रा, हवा की गति की औसत अवस्था और तापमान की स्थिति, जो कि जलवायु को निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है, और भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी की आर्द्र उष्ण जलवायु का भी भाग है। तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में दोनों तरीके की धाराओं से, मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, अरब सागर की मानसून धारा और बंगाल की खाड़ी की धारा के द्वारा। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि जलवायु में यहां पर कैसे और किस तरीके से परिवर्तन होता है। ठीक है, पहले हम बात करें मध्य प्रदेश की जलवायु के प्रकार के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर हम इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु।
तो ये मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 प्रकारों में बांटा गया है। किसके आधार पर? वर्षा के वितरण के आधार पर, तापमान के आधार पर। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अलावा यहां पर हम बात करेंगे आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य में स्थित है। ठीक है, इसलिए यहां पर मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आखिर वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो यहां पाई जाती हैं। तो हम बात जैसे देख रहे हैं, एक इंडिया का मैप देखते हैं। इंडिया के मैप में हम देख रहे हैं कि साउथ में पूरा इंडियन ओशन है। ठीक है, जब इंडियन ओशन है यहां, तो यहां केरला और अरब सागर की ब्रांच, और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये गुजरात वाला रीजन, और इसके ऊपर है आपका ये पूरा राजस्थान, जहां हम देखते हैं थार का मरुस्थल। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर ग्लोब की बात करें हम, तो इसमें सूर्य की स्थिति में परिवर्तन से, सूर्य की जो पोजीशन है उसमें चेंज होने से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में परिवर्तन होता है। और जैसे ही सूर्य के चेंज होने से टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होगा, वैसे ही जलवायु में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। ठीक है, एक डेट है आपको बता दूं, 21 मार्च। 21 मार्च के बाद सूर्य जो है वो उत्तरायण हो जाता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सूर्य की किरणें हैं सीधी पड़ती हैं, और दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं। जैसे ये एक सूर्य है, ठीक है, और ये है पृथ्वी मान लेते हैं। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर टिल्टेड है। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें क्या है? तिरछी पड़ रही हैं। ट्रेवल करने में उन्हें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित जितने भी देश होंगे, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी कहां? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है। तो यहां पर भी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है और गर्मी प्रारंभ हो जाती है। आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो यहां पर क्लाइमेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, तो हम गर्मी की शुरुआत होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। फिर 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लंबवत चमकने लगता है। ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर सूर्य होता है 21 जून को, तो इस कारण उत्तरी गोलार्ध पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो उत्तर पश्चिमी भारत है, ठीक है, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ठीक है, वो उसमें क्या होगा? तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या होगा? न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी भी ओपन सिस्टम में तापमान बढ़ने पर दाब में कमी आती है। ठीक है, तो ये बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है। ठीक है, इस कारण से जब यहां पर न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित होगा, तो वहीं दूसरी ओर जब दक्षिण में हम देखते हैं हिंद महासागर, तो हिंद महासागर के क्षेत्रों में क्या परिवर्तन होता है, इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, यहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हिंद महासागर के क्षेत्रों में टेम्परेचर क्या होगा? हिंद महासागर के क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें यहां पर हमें समझ में आई। क्या? एक तो कि जब उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ रहा है तो दाब कम हो रहा है, और उसी के साइमल्टेनियसली दक्षिण भारत में हिंद महासागर के क्षेत्र में तापमान कम है कंपैरेटिवली, तो यहां पर दाब क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये घटनाएं हो रही हैं। जून तक उत्तर पश्चिमी का जो न्यून वायुदाब का क्षेत्र है वो इतना तीव्र हो जाता है कि न केवल आसपास के समुद्रों की हवाएं स्थल की ओर आने लगती हैं, बल्कि हिंद महासागर के दक्षिणी भाग से
जो विषुवत रेखा के दक्षिण में पड़ता है, वहां से भी हवाएं स्थलीय भागों की ओर चलना शुरू कर देती हैं। यानी कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की ओर ट्रेवल करना शुरू कर देती हैं। अब क्योंकि ये हवाएं जो हैं वो समुद्र की ओर से स्थलीय क्षेत्रों में आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन हवाओं में कुछ नमी भी होगी। ठीक है, हवाएं अब इस आर्द्रता को लेकर यहां पर आकर वर्षा करने लगती हैं, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं रास्ते में बहुत सारी पहाड़ियां भी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं साउथ में नीलगिरी हिल्स है, ठीक है, फिर इधर आपका सतपुड़ा मैकाल रेंज है, ठीक है, विंध्याचल रेंज है। तो इस तरीके, और यहाँ पर बीच बीच में आपको अजंता की पहाड़ियां हैं, ठीक है, बालाघाट की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये जो पहाड़ियां हैं इनके बीच में दर्रे भी हैं, तो इन दर्रों से हवाएं जो है वो अंदर की ओर आना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हवाएं आर्द्रता को लेकर एंटर करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो होगा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, आप इसे जानते हैं इक्विनॉक्स, इसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, जहां दिन और रात दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, और जैसे 23 सितंबर होता है, 23 सितंबर के पश्चात सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन हो जाता है। ठीक है, जिससे सूर्य की किरणें जो होती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत और सीधी पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ने लगती हैं। ठीक है, अब इसी 23 सितंबर के बाद जो टेम्परेचर होगा वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर कम होगा और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ना शुरू कर देता है। तो यहां पर हम देखते हैं जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर अधिक वायुदाब का केंद्र बन जाएगा। 23 सितंबर के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, जो कि लगभग 1035 मिलीबार के आसपास होता है। ठीक है, जिसका केंद्र जो होगा आपका पाकिस्तान में होगा। ठीक है, और हिंद महासागर पर सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा। जब तापमान हिंद महासागर पर ज्यादा होगा तो अभी से वेपराइजेशन ज्यादा होगा, वायुदाब यहाँ पर कम होगा। अतः जो हवाएं हैं वो स्थलीय क्षेत्र से अब समुद्र की ओर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये हवाएं स्थल से आ रही हैं इसलिए इनमें मॉइस्चर नहीं होगा, और मॉइस्चर जब नहीं होगा तो सिंपल सा है, ये हवाएं कैसी होंगी, सूखी होंगी। और ये सूखी हवाएं केवल कुछ क्षेत्रों पे लोकलाइज्ड रेनफॉल करती हैं, और 22 दिसंबर को सूर्य जो होगा मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, और इस समय मध्य प्रदेश में तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दिसंबर के महीनों में ठंड भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर किसी जलवायु में परिवर्तन हम देखते हैं मध्य प्रदेश और भारत में होता है। तो यही चीजें हैं जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसी के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जिसको प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है, एक तो समुद्र से दूरी है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी होगी तापमान में जो अंतर है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूरी, अब मध्य प्रदेश जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु जो है वो भी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तीसरा फैक्टर जो है वो है कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा प्रदेश के मध्य से गुजरती है। ठीक है, इसलिए यहाँ जून का महीना अत्यधिक गर्म होता है। अभी हमने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े, जब जून का महीना गर्म होगा तो यहाँ पर कम वायुदाब बनेगा। ठीक है, तो हवाएं जो होंगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर आती हैं, और जुलाई में या जून के लास्ट वीक से यहाँ पर रेनफॉल होना शुरू हो जाती है। पर्वतों की स्थिति हमने देखा है, मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इस कारण से यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। अब जलवायु के आधार पर हम देखें मध्य प्रदेश का विभाजन किस तरीके से किया गया है। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है उत्तर का विशाल मैदान, आप देख रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, जिसमें महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, और जहां भी महाद्वीपीय जलवायु होगी आप ध्यान रखेंगे यहां गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होगी। तो ये जो पूरा रेड एरिया है ये पूरा आपका उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, और उसके बाद है दूसरा जो एरिया है जलवायु के आधार पर मालवा का पठार, यहां सम जलवायु पाई जाती है, जिसमें ना तो अधिक गर्मी पाई जाती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी पाई जाती है। ठीक, उत्तर के विशाल मैदान में हम देख रहे हैं आपका बुंदेलखंड, मध्य भारत, रीवा पन्ना का पठार शामिल है। ठीक है, समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पर जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है, इस कारण से यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडियों में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, गर्मियों में यहाँ औसत तापमान लगभग आपका 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और सर्दियों में यही तापमान आपका 15 से 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो क्षेत्र है सेमी ह्यूमिड रीजन में आता है, उप आर्द्र क्षेत्र में आता है। ठीक है, मालवा का पठार
ठीक है, यहाँ सबसे अधिक जो वर्षा होती है अरब सागर की जलवायु से होती है। ठीक है, एक चीनी यात्री है फाहियान, जिसने यहाँ की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु बताया है। ठीक है, तीसरा जो हम देखते हैं विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। तो विंध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें भी सम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती, ठंड में साधारण ठंड पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर पचमढ़ी और जो अमरकंटक है इसी के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो है आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र कर्क रेखा के लगभग पैरेलल, बिल्कुल नीचे समानांतर स्थित है। ठीक है, इस कारण से गर्मियों में यहाँ अधिक तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में जो सर्दी होती है वो सामान्य सर्दी होती है। ठीक है, चट्टानों वाले क्षेत्र कई बार यहाँ पर 46 डिग्री सेल्सियस से 50 के आसपास भी गर्म हो जाते हैं। तो ये है आपका मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश का जलवायु प्रदेश। मध्य प्रदेश के जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यह भी हमने पढ़ा। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, फिर विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, जिसमें पचमढ़ी अमरकंटक आते हैं, नर्मदा घाटी का क्षेत्र। ठीक है, और अगला जो हम देखते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुएं, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है, ऋतुएं भी पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रमुखता से 3 ऋतुएं हैं। ठीक है, एक तो है आपका ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का जो महीना है ये मार्च से शुरू होता है, जून तक चलता है। ठीक है, इसे हम यूनाला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गर्मियों में मई जून में यहाँ तापमान 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ठीक है, और ग्वालियर, मुरैना व दतिया जिलों का जो तापमान है सबसे ज्यादा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है आपका वो अन्य भागों के कंपैरिजन में ग्रीष्म काल में यहाँ पर तापमान कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों के कंपैरिजन पश्चिम का जो क्षेत्र है यानी मालवा वाला रीजन, वहां पर टेम्परेचर जो होता है कंपैरेटिवली कम होता है गर्मियों में। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है उसे मध्य प्रदेश में दूसरी ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली जो ऋतु है वो है आपका वर्षा ऋतु। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक मानी जाती है। ठीक है, जिसे हम चौमासा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो वर्षा है जून से अक्टूबर तक। ठीक है, यहाँ पर सितंबर मेंशन किया है क्योंकि अक्टूबर में बहुत कम रेनफॉल होती है। ठीक है, अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है जो कि एवरेज 112 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सबसे अधिक जो वर्षा होती है पूर्वी भागों में होती है 140 से 165 सेंटीमीटर के आसपास, और पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में लगातार घटती जाती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा आपका पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर और सबसे कम वर्षा भिंड में भी कहां, गोहद में 55 सेंटीमीटर होती है। और विंध्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून में यहां वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्षा है, ठीक, जैसे निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ठीक, तो इसको भी हम वर्षा का वितरण में हम इसको देखते हैं। ठीक है, आखिर वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में किस तरीके से किया गया है। तो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, दूसरा है औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, एक लाइन है जिसे हम सम वर्षा रेखा बोलते हैं। ठीक है, 125 सेंटीमीटर जहां रेनफॉल होती है पूर्वी तथा पश्चिमी भागों को विभाजित करती है ये लाइन। यह सम वर्षा रेखा सीधी जबलपुर तथा सिवनी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं जो औसत वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर का जो क्षेत्र है, इसमें आपका ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भोपाल, ठीक है, फिर पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, ये जिले आते हैं। ठीक है, तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आपका जिसमें 75 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, इसमें भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच ये हैं। ठीक है, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सागर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, देवास, इंदौर, जहां 100 से 125 सेंटीमीटर के आसपास भी रेनफॉल देखने के लिए मिलती है। यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश में यहां पर आपको रेनफॉल ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, प्रदेश का 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसे अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र हम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र है औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, जिसमें शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा ये प्रमुख जिले यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण देखने के लिए मिलता है। अगली जो मध्य प्रदेश की ऋतु है शीत ऋतु है।
ठीक है, जिसकी शुरुआत नवंबर से फरवरी होती है और फरवरी माह तक सर्दी की ऋतु पाई जाती है, जिसे हम सियाला के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान दिसंबर और जनवरी महीने में होता है। यहाँ शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से बारिश होती है, जिसे हम मावठा बोलते हैं। प्रदेश में दैनिक और वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है, ठीक है, और यह तापांतर मार्च में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में दिन का और वार्षिक टेम्परेचर का जो औसत है वो सबसे अधिक होगा। साथ ही साथ सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कहां पाया जाएगा? मार्च के महीने में पाया जाता है। सबसे कम तापमान कहां पाया जाएगा? शिवपुरी में पाया जाएगा। शिवपुरी को मध्य प्रदेश का शिमला भी कहा जाता है। तो आधिकारिक रूप से शिवपुरी को मध्य प्रदेश का शिमला कहते हैं। तो ये जो प्रमुख मध्य प्रदेश की ऋतुएं हैं, यहां पर हम लोगों ने यहां पर बात करी, ठीक है। तो अपना फीडबैक, अपना जो अनुभव आपका रहा है, ठीक है, उसको शेयर करने के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।